हेलो एवरीवन, मैं हूँ फ्रिक्शन। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। झेलिए मत, मजा लीजिए और सीखिए। आपका वक्त बहुत कीमती है। तो अभी मैं आपको अपने बारे में वो सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दूंगा जो कि एक जेई एस्पायरेंट या नीट एस्पायरेंट या फिजिक्स लवर को जानना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप अगर मुझे हल्के में लेते हैं तो भी आप गलती कर रहे हैं, और अगर आप मुझे बहुत मुश्किल मानते हैं तो भी आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक ऐसा फोर्स हूं जिसको सबसे ज्यादा डेंजरस फोर्स कहा जा सकता है। क्योंकि मैं किसी को एक्सेलरेट कराने में भी साथ देता हूं तो किसी को रोकने में भी साथ देता हूं। तो चलिए, बहुत महिमा मंडन हो गया। अब मैं समझाता हूं कि मैं मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आता कब है। 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आपको समझना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स कब आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा। कब आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बताता हूं सबसे पहला मौका कौन सा है। तो सबसे पहला मौका ये है कि दो वैसे कांटेक्ट सरफेसेस जो रफ सरफेस हैं, अगर उन दोनों कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है, मतलब समझिएगा कि दो सरफेस का कांटेक्ट में होना जरूरी है, दो सरफेस का कांटेक्ट में होना जरूरी है और उसका रफ होना जरूरी है। ऐसा होने के बाद अगर उन दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है तो मैं आता हूं, और उस मामले में मैं काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता हूं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ग्रीन ग्राउंड और बी के बीच में बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, मतलब यहाँ पे मेरे आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब स्मूथ लिख दिया, मतलब रिलेटिव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे बी और ग्राउंड के बीच में मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ए और बी के बीच में सरफेसेस रफ है, मतलब मैं आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ए और बी दोनों की वेलोसिटी बराबर है। मतलब ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा काइनेटिक रूप यहाँ नहीं आ रहा। अब यहाँ देखिए, बी और ग्राउंड के बीच में फिर से फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो स्मूथ है। लेकिन अब ए तेजी से चल रहा है, इसलिए ए पे पीछे आ गया मैं और बी पे आगे आ गया मैं। ए पे पीछे आ गया और बी पे आगे आ गया क्योंकि इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करना था हमें। तो ए तेज चल रहा था, उसको रोकना था, बी धीरे चल रहा था, उसको बढ़ाना था। तो ए को हमने अपोज किया और बी को सपोर्ट किया। लेकिन एज अ रिजल्ट क्या आया कि मैंने मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन में ए एंड बी के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज किया। फिर से देखिएगा, ए और बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है क्योंकि ये रफ है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों चल रहे हैं, लेकिन ए की वेलोसिटी तेज है बी के कंपैरिजन में, इसीलिए ए पे मैं बैकवर्ड आ गया और बी पे फॉरवर्ड आ गया। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी देख रहे हो आप, है ना, कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भाई ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर पीछे फ्रिक्शनल फोर्स आया है तो बी पे फॉरवर्ड आ गया है। अब फिर से देखिए, अब देखो बी तेज चल रहा है और ए धीरे चल रहा है। बी तेज चल रहा है और ए धीरे चल रहा है, मतलब बी की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ए और बी के बीच में मैं आ सकता हूं क्योंकि वो दोनों रफ सरफेस है। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं बी के बैकवर्ड आऊं और ए के सपोर्ट में आऊं, क्योंकि ए धीरे चल रहा था, बी तेज चल रहा था। रिलेटिव मोशन जीरो करना है तो दोनों की वेलोसिटी बराबर करनी पड़ेगी, इसलिए जो तेज चल रहा है उसके पीछे लग गया मैं और जो धीरे चल रहा था उसके सपोर्ट में आ गया। तो कुल मिलाकर के मैंने रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी को अपोज किया। लेकिन सच में क्या हो रहा है कि मैं ए के मोशन को सपोर्ट कर रहा हूँ और बी के मोशन को अपोज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए और बी के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं काइनेटिक फ्रिक्शन हूँ।
अब बारी आती है मेरे काइनेटिक वाले स्वरूप के मैग्नीट्यूड की। तो जब भी मेरा काइनेटिक फॉर्म मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज म्यू इनटू एन होगा। म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है और एन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सरफेसेस, जैसा फोटो में देख रहे हैं। ये तब यूज होगा जब मेरा काइनेटिक फॉर्म एक्शन में होगा। ठीक है, तो जब भी आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना हो तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज म्यू इनटू एन लिखना है। लेकिन मेरा जो डेंजरस पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है, उसमें ये बदल रहा होगा, लिमिटिंग के साथ काम कर रहा होगा। वो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है, कुछ समझ आया, तो शेयर लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में मेरे बारे में प्लीज जरूर कुछ लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसा हूँ नहीं, मैं आपको सहयोग करने आया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं पंकज सिंह और मैं पिछले 1.5 ईयर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूं फॉर जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। वैसे मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए अराउंड 13 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है? तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि भी हर एक कॉन्सेप्ट के ओरिजिन तक पहुंचना थॉट के लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं डिफरेंट एनिमेशंस भी यूज़ करता हूँ क्लास के अंदर, डिफरेंट ग्राफिक्स भी यूज़ करता हूँ, जिसका बड़ा फ़ायदा मिलता है आपको कॉन्सेप्ट समझ लेने के लिए, सच में समझ लेने के लिए। सूडो अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब सच में आपको पता लग जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो अगर हम लोग जेईई 2021 की बात करें तो कुछ छुट्टियों को हटा लो, कुछ डेज इधर उधर कर लीजिए, फिर भी 45 to 50 बड़े इंपॉर्टेंट डेज आपके पास हैं। तो उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि भाई आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन लेवल पे हो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं जो 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। उस बैच में MK सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे एंड ओम शर्मा सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस 50 डेज की, 45 to 50 डेज की, जिसमें कि आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी कर लें, प्रॉपर प्रैक्टिस करके अपना मोमेंटम भी बना लें और कुल मिला के कि भाई आप जा करके फाइनल डे पे अपना बेस्ट देखें। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करने की है, ये सोचने की नहीं कि भी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना करना है, वो सब हमारी जिम्मेदारी, वो हम देख लेंगे, ठीक है? तो आप 2 जनवरी से ये जो बैच शुरू हो रहा है आप इसको ज्वाइन करिए और मैं आपको पूरी अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, आपका मैंने टाइम लिया, लेकिन 2 जनवरी से मिलते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट।